नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। और राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस से गठबंधन को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, उसके बीच में जो लगातार एक बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि राजस्थान कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस के गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो इससे कुछ ही घंटे बाद में सीसी की दिल्ली के अंदर कांग्रेस की बैठक शुरू होगी और इस बैठक के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि गठबंधन को लेकर के, चाहे वो राजस्थान हो या दूसरे राज्यों के अंदर, गठबंधन को लेकर के जो अहम फैसले हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि राजस्थान के अंदर जो हरीश चौधरी लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे हैं, वो आखिर उस गठबंधन के विरोध के पीछे की हरीश चौधरी की मंशा क्या है, वजह क्या है, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से हरीश चौधरी ये नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हो। हालांकि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन कितना ताकतवर हो सकता है, एक एक सीट कहां कितना आरएलपी विधानसभा चुनाव में प्रभावी रही, अभी जो 2 महीने पहले हुए हैं, इसको लेकर के कल के एपिसोड में हमने बात की थी। कांग्रेस प्लस आरएलपी राजस्थान में किस तरह से गेम चेंजर हो सकते हैं और अगर ये विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ होता तो विधानसभा चुनाव में सरकार बीजेपी की नहीं बनती। ये दावे के साथ, ये आंकड़ों के साथ हमने कल के एपिसोड में आपको बताया था। अगर वो एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। आज बात इस पर कि हरीश चौधरी आखिरी विरोध क्यों कर रहे हैं आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर के। इसके कुछ आंकड़े पहले आप देख लीजिए, उसके बाद में आगे की चीजों को समझेंगे। हनुमान बेनीवाल का जो प्रभाव क्षेत्र है वो विशेष तौर से बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और थोड़ा बहुत शेखावाटी का एरिया है। बाड़मेर की विधानसभा की 7 सीटें, जोधपुर की 10 सीटें हैं, नागौर के अंदर 8-10 सीटें नागौर के अंदर है और इस तरह से करीब करीब पूरा 1-2 दर्जन से ज्यादा सीटों का बकेट बनता है। अजमेर की कुछ सीटों पर प्रभाव हुई है, विराटनगर और कोटपुतली जैसी जयपुर की सीटें हैं वहां पर आरएलपी ठीक ठाक प्रभाव डालती है। भीलवाड़ा की कुछ सीटें हैं जहां पर आसिंद जैसी सीटें हैं वहां पर ठीक ठाक प्रभाव डालती है। तो कुल मिलाकर के 25 से 30 सीटों पर आरएलपी 2023 के रिजल्ट को अगर देखा जाए तो प्रभावी है। दरअसल 2018 के आंकड़ों को समझना पड़ेगा अगर हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल की इस लड़ाई को समझना हो तो। 2018 के अंदर हरीश चौधरी बायतू से चुनाव लड़े, उनके सामने आरएलपी के उम्मीदवार थे, बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी चुनावी मैदान में जो उसमें सिटिंग एमएलए थे 2013 से 2018 के बीच। चुनाव परिणाम आए, हरीश चौधरी चुनाव जीते लेकिन नंबर 2 पर रहे आरएलपी के उम्मीदवार और यहीं से हरीश चौधरी समझ चुके थे कि अब सियासी तौर पर, स्थानीय स्तर पर उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, अब उनकी लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से है। लिहाजा हरीश चौधरी ने अपनी सक्रियता को अपने क्षेत्र में बढ़ाया और हरीश चौधरी की मंशा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत पहले से थी कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है। लिहाजा उन्होंने शिव के अंदर प्रधान बनाना हो या बाड़मेर जिले से लेकर के जैसलमेर के अंदर अपनी पसंद के रूपाराम को 2018 में एमएलए बनवाना और बाद में वहां पर मेघवाल पॉलिटिक्स को कैसे अप किया उन्होंने। राजपूत बाहुल्य सीट अक्सर वहां पर रहती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहां से राजपूत एमएलए बनते हैं। लेकिन हरीश चौधरी के बैकडोर स्ट्रेटेजी के जरिए कैसे वहां जैसलमेर की सीट राजपूतों से छीनी जाती है और इस तरह से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्र में हरीश चौधरी ने अपनी फील्डिंग को सेट किया। 2019 के लोकसभा चुनाव आए तो आरएलपी और बीजेपी का गठबंधन हो गया और यहां से हरीश चौधरी की चिंताएं और बढ़ी कि जिस जाट बाहुल्य क्षेत्र के अंदर हनुमान बेनीवाल की पॉपुलैरिटी का ग्राफ अप होता जा रहा है और उसमें अगर बीजेपी का साथ मिल रहा है तो ये उनकी निजी राजनीति के लिए, पार्टी की राजनीति नहीं, व्यक्तिगत राजनीति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 2018 में जो बाड़मेर जिले की जो 7 विधानसभा की सीटें हैं वहां पर आरएलपी को वोट मिले थे 1,49,347 वोट, 11% से ज्यादा वोट मिला टोटल वोट का। दूसरा, 2023 के चुनाव तक हनुमान बेनीवाल की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो 2018 में था वो जरूर डाउन हुआ। उसकी तमाम वजह रही उनकी बयान, चाहे वो दिव्या मदेरणा को लेकर के हो, उनके बयान हरीश चौधरी को लेकर के हो, तमाम वजहों से बीजेपी के साथ गठबंधन करना, फिर अलग होना, पहले कांग्रेस के हमेशा खिलाफ रहना, आखिर के समय में ये पब्लिक में मैसेज जाना। और हरीश चौधरी ने खुद बयान दिया था कि जब से बीजेपी से अलग हुए हैं हनुमान बेनीवाल, तब से अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल को पोषित कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि जब वो बीजेपी के साथ थे तब अशोक गहलोत ने ही उस लेवल तक प्रेशर डाला, उनके जो दूसरे दोनों विधायक थे, चाहे पुखराज गर्ग हो या मेड़ता से जो विधायक थी, उनको इतना छोटे छोटे जनता को लेकर के प्रोटेस्ट होते थे, उनमें शांति भंग के आरोप से लेकर तमाम मुकदमों के अंदर फंसा दिया गया। यहां तक कि मुझे याद आ रहा है कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और विधानसभा का सत्र चल रहा था, चलते विधानसभा सत्र के अंदर किसी भी विधानसभा सदस्य के संरक्षण की जिम्मेदारी विधानसभा की होती है, विधानसभा अध्यक्ष की होती है। बावजूद इसके
आरएलपी विधायकों के घर पुलिस पहुंच गई थी और यह हंगामा बाद में हुआ था आरएलपी के विधायकों। कुल मिलाकर के एक प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए अशोक गहलोत चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी के पाले से बाहर आए, फिर निर्दलीय दिखते हुए कांग्रेस के हिसाब से फील्ड में फील्डिंग जमाए। ऐसे सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत के मुफीद विधानसभा में प्रत्याशी घोषित कर रहे थे, अशोक गहलोत के मुफीद बीजेपी को घेरने का काम कर रहे थे, चाहे वो अग्निवीरों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तमाम दूसरे मुद्दे हो। लेकिन जो मारवाड़ के जाट लीडर है, हरीश चौधरी हो, दिव्या मदेरणा हो, जो मदेरणा परिवार हो, तमाम उनके इलाकों में बावजूद इसके हनुमान बेनीवाल उससे भी डबल ताकत से अपनी ताकत झोंक रहे थे, विशेष तौर से उनके इलाकों में झोंक रहे थे। लिहाजा हरीश चौधरी को यह लगा कि उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए अशोक गहलोत बैकडोर से हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में 2023 के चुनाव में भी पॉपुलैरिटी का ग्राफ डाउन आने के बावजूद आरएलपी को बाड़मेर जिले की 7 सीटों में से 1,37,154 वोट मिले। हालांकि आरएलपी का जो कास्ट इक्वेशन है उस हिसाब से जैसलमेर पोखरण सीट में उनके बहुत ज्यादा चांस नहीं रहते, लिहाजा जैसलमेर में 6-7 हजार के आसपास आरएलपी का कैंडिडेट वोट लाया। ऐसे में हरीश चौधरी ये भली भांति जानते हैं कि अगर आरएलपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है, जो आरएलपी की डिमांड है कि नागौर और बाड़मेर की सीट उनके खाते में जाए एज पर उनके वोटिंग ट्रेंड को देख करके। क्यों? क्योंकि बाड़मेर जिले के अंदर बायतू में हमने बता दिया आरएलपी कितनी मजबूत है, नंबर 2 पर रही और बहुत कम मार्जिन से हरीश चौधरी आखिर में चुनाव जीते। शिव में इस बार हालांकि उतने वोट नहीं बटोर पाए आरएलपी के जो प्रत्याशी थे वो जालम सिंह रावलोत, लेकिन 2018 के अंदर उदाराम मेघवाल ने 52,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। लिहाजा यह माना जा सकता है कि आरएलपी के मुफीद स्थितियां शिव विधानसभा क्षेत्र में भी है। चौहटन में इस बार तरुण राय कागा ने 22,149 वोट हासिल किए। पचपदरा के अंदर थान सिंह डोली ने 22,581 वोट हासिल किए। हालांकि सिवाना में चूंकि कांग्रेस के ही बागी निर्दलीय मैदान में थे तो सेंटीमेंट निर्दलीय की तरफ ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, बीजेपी और कांग्रेस से दूर जाने वाला वोट उस निर्दलीय की तरफ चला गया। लिहाजा सिवाना में आरएलपी को इस बार वोट 7,469 के आसपास मिले। अगर निर्दलीय वहां पर नहीं होते तो फिर शायद सिवाना के अंदर भी आरएलपी ठीक ठाक वोट हासिल करती है। यानी कि बाड़मेर जिसमें लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 5 विधानसभाएं ऐसी है जहां पर आरएलपी प्रभावी है। और अगर इन स्थितियों के बाद में आरएलपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है, या तो आरएलपी के कोटे में चली जाती है बाड़मेर सीट, या फिर कांग्रेस के सिंबल से आरएलपी का पसंदीदा उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ता है जिसमें उम्मीदवार राम के चांस ज्यादा है, क्योंकि उम्मीदवार राम ही पिछले 5 सालों से बाड़मेर की पॉलिटिक्स के अंदर आरएलपी का एकमात्र चेहरा है, बाकी कोई मजबूत चेहरे के तौर पर उभर पाया नहीं। और उम्मीदवार राम की पर्सनल इमेज भी थोड़ा पब्लिक के बीच में अच्छी है, लिहाजा पब्लिक सपोर्ट उनका कंटिन्यू बरकरार है, चाहे वो 2 चुनाव हार गए हैं। तो अगर आरएलपी का सपोर्टेड कैंडिडेट चुनाव में उतरता है या आरएलपी ही अपने सिंबल पर चुनाव उतारती, नागौर और बाड़मेर दोनों सीटें आरएलपी के कोटे में चली जाती है, तो इस एरिया का जाट, जो कि 4 लाख से ज्यादा जाट वोटर है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, यहां का जाट हरीश चौधरी या किसी और जाट के बजाय हनुमान बेनीवाल को अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर 5 सालों के अंदर हनुमान बेनीवाल को अपना लीडर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर यहां पर जो स्थापित पुराने जितने भी नेता है, चाहे उसमें हेमाराम चौधरी हो, चाहे कर्नल सोनाराम चौधरी हो, चाहे कैलाश चौधरी खुद को जाट लीडर के तौर पर अगर पेश करे तो, या फिर हरीश चौधरी हो, इन सब की सियासी जमीन का खिसकना करीब करीब तय माना जा रहा है। हालांकि एक समय वो भी था जब हनुमान बेनीवाल बीजेपी के पाले में हुआ करते थे और नागौर के अंदर हनुमान बेनीवाल फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए अशोक गहलोत ने हरीश चौधरी को ही नागौर का प्रभारी मंत्री बनाया था, ताकि एक प्रोमिनेंट जाट लीडर के जरिए दूसरे जाट लीडर को कंट्रोल किया जा सके, उनके फैक्टर को कम से कम वीक जरूर किया जा सके। इन सारे आंकड़ों को देखते हुए यह समझ में आ रहा है कि हरीश चौधरी अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आरएलपी के साथ में भी कांग्रेस का गठबंधन हो। ऐसा बताया जाता है कि दिल्ली में हुई अहम बैठक के अंदर हरीश चौधरी ने वो तमाम हनुमान बेनीवाल के बयान भी बताए जो कांग्रेस के खिलाफ दिए, जो राहुल गांधी को, क्योंकि हनुमान बेनीवाल राहुल गांधी को अक्सर जो बीजेपी का इजाद किया हुआ है कोट एंड कोट पप्पू शब्द है वो इस्तेमाल लेकर के संबोधित करते थे। लिहाजा उन्होंने वो सारे बयानों की बात की, उनकी हिस्ट्री की बात की, उनके वोटिंग, उनकी जो पॉलिटिकल पैटर्न की बात की कि किस तरह की वो राजनीति करते हैं, किस तरह का उनका जनता के बीच में व्यवहार रहता है और जनता के बीच किस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करने की वो कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें हरीश चौधरी ने दिल्ली में बताई। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या एज अ हरीश चौधरी सपोर्टर या एज अ हनुमान बेनीवाल सपोर्टर या एज अ कांग्रेस वर्कर आप क्या चाहते हैं? क्या हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए और पार्टी हित के अंदर
हरीश चौधरी को अपने निजी हितों को कुछ देर के लिए साइड कर लेना चाहिए या अपनी निजी राजनीति की बलि चढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि कुछ फैसले किसी राजनीतिक व्यक्ति विशेष की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बलि जरूर चढ़वाते हैं। हालांकि संगठन के अंदर उनकी अहमियत तब भी बनी रहती है। अगर आपकी अहमियत संगठन के लिहाज से पहले रही है तो बाद में भी रह सकती है, लेकिन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर कई बार आप हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं पार्टी के किसी फैसले की वजह से, न चाहते हुए भी। इन तमाम इश्यूज को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह के विश्लेषण को देखते हुए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार।